शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताएं कि पिछले लेक्चर में जो हमने कैपिटल बजटिंग के मेथड्स पढ़े थे, टेक्निक्स पढ़ी थी, उसमें कोई कंफ्यूजन आपको, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो मुझे बताएं। आपने लेक्चर को दोबारा सुना था, सारा लेक्चर? मैंने सारा नहीं सुना, थोड़ा इनिशियल पार्ट सुना था, लेकिन मैं वीकेंड पे सुनूंगा दोबारा ना, इसलिए वीक थोड़ा सा बिजी रहा है। अच्छा, तो चलिए। एनीवे थोड़ा सा मैंने देखा था, सारा नहीं देखा। ठीक है, चलिए मैं जो है ना पिछला लेक्चर थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सही है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कैपिटल बजटिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैपिटल क्या होता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा कैपिटल होता है। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कैपिटल इज द सोर्स ऑफ मनी इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस और फॉर एक्सपेंशन इन अ रनिंग बिजनेस। कि आप जीरो से को बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप किसी बिजनेस में एक्सपेंशन चाह रहे हैं, उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो आप सोर्स जनरेट करेंगे, सोर्स आपके पास अवेलेबल होगा, वो आप चाहे आपके पास अपना हार्ड कैश है, बैंक बैलेंस है, आप कहीं से बैंक से लोन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म बोरिंग कर रहे हैं, या अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जो आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज योर कैपिटल। अब कैपिटल जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप नॉर्मली क्या होता है कि बिजनेस में फिक्स एसेट्स से आप परचेज करते हैं। अगर आपने कोई फ्लैट, सपोज कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए सबसे पहले आप लैंड परचेज करेंगे, उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसकी प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें ये होता है कि आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आपने ऑफिस बनाना होता है, उसको एडवर्टाइज करना होता है, उसमें एज़ कम्पेयर टू एक इंडस्ट्री, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने लगाने जा रहे हैं, उससे कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। आपने कोई स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, उसके लिए भी आपको बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, फर्नीचर की। ये सारी इनिशियल चीज़ें जो है ना, ये फिक्स एसेट्स जो है ना, ये आपको परचेज करनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ आपको बिजनेस रन करने के लिए क्या होता है कि करंट एसेट्स की ज़रूरत होती है। करंट एसेट मतलब इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, जो पैरेलल आपके बिजनेस को सपोर्ट करता है, जिसकी बेस पे आप अपने अगले ऑपरेशंस को रन करते हैं। कैपिटल बजटिंग में ये कैपिटल का इंट्रोडक्शन था, इसके बाद होती है बजटिंग। बजटिंग क्या होती है कि नॉर्मली आप अपने घर में मंथली, जब आप एक सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, आपकी जो मंथली इनकम है उसकी बेस पे आप अपने घर का बजट बनाते हैं। इसी तरह अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपने अपने बिजनेस का मंथली बजट बनाना है। बजटिंग क्या है होती है कि आपकी लिस्ट होती है एक्सपेंसेस की और रेवेन्यू की, जो एस्टिमेशन की बेस पे आप बनाते हैं कि हम इस मंथ इतना रेवेन्यू अर्न करेंगे, इतनी हमारी सेल होगी और इतने हमारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे समर सीजन आता है, तो ये जितनी रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज हैं जो फ्रिज या फ्रीज़र या एसी बनाती हैं, ठीक है, होम अप्लायंसेस जो बनाती हैं, ये इनकी प्रोजेक्शन क्या होती है कि हमने मंथली फ्रॉम मार्च टू ऑनवर्ड टिल सितंबर ये अपना जो है कोशिश करती हैं कि अपनी सेल को इन्हांस करने की, सेल को इंक्रीज करने की। ठीक है, क्योंकि ये बूम सीजन होता है, इनका पीक सीजन होता है, तो इस सीजन में इन्होंने अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना होता है। इसी तरह ये अपना बजट बनाती हैं कि हम इतना रेवेन्यू अर्न करेंगे, उसके एक्सपेंसेस इतने इतने होंगे। अच्छा, अब बजट को जो है ना, आगे कैपिटल बजटिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिनको फॉलो करके आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता है पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड होता है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो आपको कितनी जल्दी उसका आउटपुट देगा, उसका रिटर्न देगा, वो होता है पे बैक पीरियड मेथड। लेट्स सपोज कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने उस बिजनेस को, सबसे पहले जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो आप ये एनालिसिस करते हैं कि मैं इस बिजनेस को 10 साल चलाऊंगा और मुझे इसमें से इसका पे बैक कितनी जल्दी आ सकता है, कि उसका रिटर्न जो है प्रॉफिट का कितनी जल्दी आ सकता है। आपने अगर बिजनेस को चॉइस करना है ना, तो दो बिजनेस को पहले कंपेयर करेंगे। जिस बिजनेस में आपको जल्दी रिटर्न आता है, आप उसको प्रेफर करेंगे। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या जो शॉर्ट बिजनेसेस होते हैं, वो शॉर्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमेशा जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो पे बैक पीरियड मेथड को फॉलो करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको
एनपीवी मेथड होता है। मैं पे बैक पीरियड की आपको एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि कंपनी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब ये एक ऐसी कंपनी की एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो इन रनिंग पोजीशन है, ऑलरेडी उनका बिजनेस चल रहा है। अब उन्होंने क्या है कि उसके बाद दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट ए की उसकी जो यूनिट प्राइस है वो है 25 रुपीज़ और प्रोडक्ट बी की यूनिट प्राइस है 15 रुपीज़। अब कंपनी जो है इन दोनों की प्रोडक्शन को इन्हांस करना चाह रही है, अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रही है। सेल्स बढ़ाने के लिए उसको पहले डेफिनेटली अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब उसने क्या किया, कंपनी ने प्लान किया कि हम प्रोडक्ट ए के 500 यूनिट इंक्रीज करेंगे और प्रोडक्ट बी के 1000 यूनिट्स इंक्रीज करेंगे। अब बी के 1000 उसने क्यों इंक्रीज करने के लिए कहा, इसलिए कहा है कि प्रोडक्ट बी की यूनिट प्राइस कम है, उस पर उनको इन्वेस्टमेंट कम रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, अब इसका फार्मूला है, आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको आप एनुअल कैश फ्लो पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आपका पे बैक पीरियड निकल आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट ए की इंक्रीमेंटल वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। आपने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है तो उसकी 25 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट आपकी निकलेगी 12,500। आपकी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की। जब 1 लाख को 12,500 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये 12,500 पे आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है, रिजल्ट निकलेगा वो 8। 8 क्या है, 8 ईयर्स हैं कि आपको प्रोडक्ट ए का रिटर्न 8 साल में मिलेगा। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट बी पे जब आप करेंगे तो उसका आपको रिटर्न जो है वो तकरीबन 6.67 ईयर्स में मिलेगा। ठीक है, कुछ 6.5 साल के करीब। तो कंपनी प्रेफर करेगी प्रोडक्ट बी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि उसका पे बैक पीरियड अर्ली है। ठीक है, इस कंसेप्ट की आपको समझ आ गई? जी हाँ, लेकिन ये आपने कहा ना कि ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए ये जी जी, देखिए, हर हर जो बिजनेस होता है ना, वो डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करता है। जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन होते हैं वो पे बैक पीरियड, क्योंकि एक लेट्स सपोज एक बंदा जिसकी रिटेल शॉप है या जिसकी स्मॉल इंडस्ट्री है, उसने कोशिश करनी है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है मुझे जल्दी इससे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, मुझे इसका रिटर्न जल्दी मिले, क्योंकि उसके पास कैपिटल कम है। जिस बंदे के पास कैपिटल ज़्यादा है वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करेगा, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगा कि मैं बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके चलूंगा और मुझे इसका रिटर्न अगर पहले 2 साल नहीं भी मिलता, मैं ब्रेक इवन ही पहले 2-3 साल में लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉफिट अर्न करता हूँ तो नो इशू। लेकिन जिसके पास कैपिटल कम है, जिसकी इन्वेस्टमेंट कम है, वो हमेशा कोशिश करेगा कि मुझे जल्दी इसका रिटर्न मिले। तो ऐसे बिजनेसमैन जो हैं वो पे बैक पीरियड मेथड को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, इसके बाद आगे कैपिटल बजटिंग क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इससे क्या होता है, आज आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। आपने जो आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, 1 साल के बाद आपका 1 लाख रुपया जो है वो सेम वैल्यू का नहीं होगा। आपने जब उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि उसकी फ्यूचर वैल्यू 1 साल के बाद क्या होगी। उसका ये फार्मूला है कि आज जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इन डिस्काउंट रेट से। ये डिस्काउंट रेट बेसिकली क्या होता है, ये इन्फ्लेशन रेट होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि 1 साल के बाद 15% इन्फ्लेशन होती है या 10% इन्फ्लेशन होती है। आपने फ्यूचर वैल्यू आज इसकी है 1 लाख रुपया, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आई, आई कहते हैं इंटरेस्ट रेट को, ये 15% ऊपर दिया हुआ है, टुडे 15% रेट है। इससे मल्टीप्लाई करें, सॉरी इसमें प्लस करें, और ये एन जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स, ये जितने ईयर्स का आप कैलकुलेट करना चाहेंगे आप इसको उससे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ये फार्मूला है। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले साल उसकी वैल्यू निकलती है 1,15,000 के, 1 साल के बाद 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू 1,15 होगी, 2 साल के बाद 1,32,250 होगी, थर्ड ईयर जो है वो 1,52,088 होगी, और फोर्थ ईयर जो है 1,74,000 होगी। अब ऐसे जो लॉन्ग टर्म बिजनेसमैन हैं वो हमेशा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को अडॉप्ट करते हैं कि उनकी प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म पे होती है।
कि अगर हमने 20 ईयर्स बिजनेस करना है या 30 ईयर्स करने हैं, तो हमें हर साल उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। अगर आज हम 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो इस बेस पे फिर वो अपना कैपिटल इन्हांस कर देते हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। उनको नज़र आ रहा होता है कि इतने साल के बाद हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे अब नीचे एक एग्जांपल दी है कि दो बिजनेस हैं आपके पास, एग्जांपल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपए है। आप सोच रहे हैं कि मैं इसको बिजनेस ना करूं, बैंक में ही रख दूं, मुझे बैंक वाले जो है वो जो एनुअल रिटर्न इंटरेस्ट रेट है उस पर मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा। बैंक वाले ने आपको कहा जी हम तो 8% प्रॉफिट देंगे आप, आपने किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे बिजनेस में आपने देखा वहां आपको 10% मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली प्रेफर करेंगे उस बिजनेस में जहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, जहां पे आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे। ये जो फॉर्मूला है ये आपने याद रखना है, जब भी आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस फार्मूले को आपने यूज करना है। ठीक है, अब एन जितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे आप उसको उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। ये फार्मूला आपको क्लियर हुआ? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको इसकी एग्जांपल सॉल्व करवा देता हूँ। नहीं, क्लियर है। क्लियर, ओके। अच्छा, आज आगे हमने पढ़ना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये होता है कि जहां पे आपका कैश इनफ्लो इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो। कि जहां आपका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो इक्वल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है यहाँ पे जीरो होती है। जहाँ पे आपका कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो के इक्वल हो जाए तो यहाँ आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी जो होती है विल बी जीरो। अच्छा, अब इसमें दूसरा है कि अगर आपकी आपका कैश इनफ्लो से ज्यादा होगा तो हमेशा आप प्रेफर करेंगे उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना। अगर आपका कैश इनफ्लो कम होगा और कैश आउटफ्लो ज्यादा होगा तो आप उसको प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर आपका इनफ्लो ज्यादा है उसके अगेंस्ट आपको आउटफ्लो कम मिल रहा है, आप कभी भी उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं भी लिखता हूँ, इफ कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, प्रेफर टू इन्वेस्ट। कैश इनफ्लो is less and outflow is greater, you get prefer to invest। अब इसमें क्या होता इसके इसको हम अब एक एग्जांपल से करते हैं। फर्ज करें कि हम एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 20,000। इन्वेस्ट इन बिजनेस 20,000। ठीक है, एंड एनुअल कैश इनफ्लो इज रुपीज। ठीक है, तो उसका एनुअल जो इनफ्लो है वो 5,430 है फॉर 6 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, अच्छा आगे कह रहे हैं इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ।
of capital is 10%, what is the investment NPV? ठीक है, अच्छा ठीक हो गया, हाँ ठीक, अच्छा। अब हमने क्या करना है, ये एक एग्जांपल है, इसमें वो कह रहा है कि अब आप बताएं कि इस बिजनेस से हमें इसका आईआईआर कैलकुलेट करना है। आईआईआर, व्हाट विल आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसका क्या होगा? अब जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है एनपीवी इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस एनुअल कैश फ्लो, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो कि जो पैसा आपने इनिशियली बिजनेस में लगाया है वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। क्या इस फार्मूले को मैं आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, एलाबोरेट करता हूँ, आपको भी सही अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले है C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। आई है इंटरनल रेट ऑफ, आई है इंटरेस्ट रेट। C2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस C3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस आई की पावर प्लस आई की पावर 3, ठीक है। सो CN डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n। अच्छा, इसमें जो n है नंबर ऑफ ईयर्स, n is equal to number of years, NPV जो है इसको हम हमेशा 0 के इक्वल रखेंगे। अच्छा, ये है इसका फार्मूला। अब जो ऊपर वाली एग्जांपल है, हम इसी फार्मूला के को फॉलो करके ऊपर वाली एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, आपको जो है ना ये क्लियर होगा। अच्छा जी, एनपीवी हमारे पास है इक्वल टू, अब ये 20,000 जो है ना, ये हमेशा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो की जाती है, इसको हम माइनस में लिखते हैं, इसको हम करते हैं माइनस, ठीक है। अब प्लस जो है हमारा, जो रिटर्न आ रहा है इनफ्लो, फर्स्ट ऑफ ऑल इनफ्लो, कैश इनफ्लो जो है वो 5,430 मल्टीप्लाई। अच्छा, अब क्या करना है हमने, कि हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो प्रेजेंट वैल्यू जो है ना, ये 5,430, इसको हमने, इसका है जनाब PAF 6R इज इक्वल टू 0। ये जो R है, ये है हमारा इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो ऊपर उन्होंने दिया है 10%। अब हमने PVAF 6R इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाई 5430,
ठीक है। अच्छा, अब जो ये आर है, ये हमने इसकी वैल्यू देखनी होती है 10% एन्युटी टेबल में। अब एन्युटी टेबल कभी आपने देखा है? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी टेबल में अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू टेबल। आपने, लेट्स सपोज ये 6 ईयर है। अब वो कह रहा है कि 6 ईयर को हमने देखना है कि उसकी वैल्यू कितनी बनती है। वो 6 ईयर को हम देखेंगे इसमें जनाब। ये तो उस तरह नहीं है जिस तरह वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का एक चार्ट होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। इसी तरह ही होता है, ठीक है। ये इसी तरह इसको ना वैल्यू को देखना, इसको हम डिवाइड करते हैं। पहले हम डिवाइड करें, 10,000 डिवाइडेड बाई 5430। ठीक है, 3.68। अब ये 3.68 आपका क्या निकल रहा है? आपका IIR निकल रहा है 3.683। ठीक है, इसको आप एन्युटी टेबल में भी देख सकते हैं। अच्छा, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है, ये कुछ कंपनीज इस मेथड को फॉलो करती हैं कि हमें, हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पे हमें रिटर्न क्या निकल रहा है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए ना ये यूज़ करती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो हमेशा नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करती हैं अपने बिजनेस की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि इससे आप फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वाला फार्मूला जो है, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये भी एक मेथड है कैपिटल बजटिंग का। कुछ कंपनी इसको अडॉप्ट करती हैं और कुछ कंपनी जो है वो बाकी जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट करती हैं। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको तो बताएं। क्लियर है। अच्छा, ये अगर कैश फ्लो इज इक्वल, कैश फ्लो इनफ्लो और आउटफ्लो जो दोनों बराबर हो जाएं, जी जी। वो तो फिर कोई यानी बिजनेस प्रॉफिटेबल तो नहीं होगा। हाँ, प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अब क्या होता है कि कुछ लोग, अगर इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल हो जाए तो उस बिजनेस को चॉइस होती है कि उसको चूज कर लें या ना करें। कुछ लोग चूज इसलिए कर लेते हैं कि आज अगर हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल है, मींस हम, क्या होता है कि आप कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन में है। इन फ्यूचर हो सकता है कि इसी इनफ्लो से हमारा आउटफ्लो इंक्रीज हो जाए, तो हमें जो है उसका रिटर्न ज्यादा आना शुरू हो जाए। कुछ लोग इस वजह से ऐसे बिजनेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसा बिजनेस अडॉप्ट नहीं करते जहां इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल हो जाए। ये सेल्फ डिसीजन होता है। कुछ कंपनीज इस डिसीजन इसको फॉलो करती हैं, कुछ नहीं करती। लेकिन अगर आपका आउटफ्लो ज्यादा है तो डेफिनेटली वो बिजनेस जो है आपके लिए प्रेफरेबल है। यू विल मूव टूवर्ड्स दैट बिजनेस, कि हम उस बिजनेस को प्रेफर करेंगे जिसका आउटफ्लो हमें ज्यादा मिल रहा है। इससे अगला मेथड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये थोड़ा सा अभी जो है ना टॉपिक ये बोरिंग सा है, लेकिन जब हम आगे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, वो उसमें यह है कि वो इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको जो है ना लर्निंग भी अच्छी होगी। लेकिन यह है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको कैपिटल बजटिंग, इसके बाद वर्किंग कैपिटल बजटिंग, उसके बाद रेशो एनालिसिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने डिसीजन मेकिंग जो करनी है वो आपने इनकी बेस पे करनी है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये मेथड होता है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कि आपके जो है फ्यूचर कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। आपने फर्ज करें साल बाद जो पैसा कमाना है उसकी आज वैल्यू क्या है।
कि आपके फ्यूचर कैश फ्लो की आज वैल्यू कितनी है। चलिए, इसमें ये होता है कि अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है देन 1, अच्छा, इसमें ये होगा जब आप किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, तो बिजनेस आपके लिए सूटेबल होगा, यू हैव ऑप्शन टू स्टार्ट दैट बिजनेस। अगर उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 होगा, तो वो बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, फेवरेबल नहीं होगा, ऐसे बिजनेस को आप स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका फार्मूला होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, इनिशियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब इसकी हम एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लेट्स सपोज कि हमारे पास जनाब इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला 1 + i पावर 10। ठीक है, लेट्स अज्यूम वी हैव स्पेंट 10,000। ठीक है, और हमने अब इस 10,000 की फ्यूचर वैल्यू देखनी है कि हमारे पास कितनी आ रही है। नंबर ऑफ ईयर्स 5, इंटरेस्ट रेट एंड डिस्काउंट रेट इज 10%। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब इसका बना लेते हैं टेबल। 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि इसकी 10,000 फर्स्ट ईयर है, 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.10 पावर 1। पहले साल हमें क्या दे रहा है, 11,000। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे अगले साल 10,000 हमें कितना दे रहा है, और हम कॉपी करके ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। अब इसका हम करेंगे टोटल। अच्छा, इससे पहले हमने जो जीरो, फर्स्ट ईयर जो होता है जीरो होता है, उसमें हमेशा वैल्यू माइनस ली जाती है, क्योंकि हमने पहले
जब बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो वो 10,000 आपके पास पड़ा था, जो आपने इन्वेस्ट करना था, उसने आपको कोई आउटपुट नहीं दिया। इसको हम हमेशा जो है उस वैल्यू को जीरो ईयर से स्टार्ट करके उसमें से माइनस करते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, अब हमने देखा कि हमें ये वाला जो निकल रहा है इसको हमने डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 10,000। 8 पॉइंट, क्या हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना निकला, इंडेक्स 8.6। मतलब यह है कि ये बिजनेस हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, हम ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। चौथा मेथड जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स हैं इसको फॉलो करके जो है ना वो निकाल सकते हैं कि हमारे लिए कौन से मेथड से बिजनेस जो है वो फेवरेबल रहेगा। कुछ लोग जो है मोर देन 2 मेथड को फॉलो करते हैं, कुछ एक मेथड को फॉलो करके ही डिसीजन ले लेते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके बाद जो है हमने इसके क्वालिटेटिव, ये तो जो थे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स थे, अब हमने क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देखते हैं कि वो क्या है कैपिटल बजटिंग के। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने जाते हैं, आपने जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट, कि हम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हमें किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, आप हमेशा जो है जब बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं कि मैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैं गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करूं, या मैं कोई बेवरेज इंडस्ट्री स्टार्ट कर लूं, या मैं मिनरल वाटर का प्लांट लगा लूं, या मैं कोई और बिजनेस स्टार्ट करूं। आप 3-4 बिजनेसेस में चूज करते हैं कि कौन सा बिजनेस जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देगा। मार्केट एनालिसिस करते हैं, आप उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं, उसके बाद जो आप देखते हैं कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसकी एवेल्युएशन होती है, एवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर आप उस बिजनेस को एवेल्युएट करते हैं। एवेल्युएशन करने के बाद फिर आपने फाइनल डिसीजन लेना होता है, सिलेक्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर आपने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है कि मेरे पास 3 या 4 प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट जो ज्यादा बेहतर रहेगा। फोर्थ स्टेप होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आपने फिर उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। जब आपने उसको फाइनल चूज कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने देखना है कि इसके जो भी क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं इस बिजनेस को कंप्लीट करने के, वो उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। जो मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन लेने हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के टाइम, वो मैनेजमेंट ने इसके उस पर फोकस करना है, फिर डिसीजन लेके उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। फिर जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आप उसका परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। पहले कुछ 6 महीने, साल आपने बिजनेस 1 साल रन किया, आपने उसको उसकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट किया कि ये बिजनेस जो है मुझे इन फ्यूचर प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा। अगर आपने 1 साल के बाद देखा कि बिजनेस मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी आपने वही बिजनेस को स्टॉप किया, वाइंड अप किया, आपने अपने डिसीजन को चेंज किया, चेंज करके आपने और बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर लिया। ये परफॉर्मेंस वैल्यूएशन या परफॉर्मेंस रिव्यू इसलिए होता है। कुछ बिजनेसेस देखिए ऐसे होते हैं कि आप किसी बिजनेस को 1 साल की बेस पे जो है ना वो वाइंड अप नहीं कर सकते। हो सकता है पहला साल मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आपको लॉस देते हैं। आपने क्या करना होता है, अपनी स्ट्रेटेजी को, ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है, आपने अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना है, आपने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने की स्ट्रेटेजी बनानी है कि अगले साल मैं अपने लॉसेस को मिनिमाइज करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करूं। अगर 2 या 3 साल के बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाते हैं तो यू आर सक्सेसफुल। आप उसके बाद चौथे 5वें साल में प्रॉफिट अर्न करने की पोजीशन में होते हैं। ये थे इसके क्वालिटेटिव फैक्टर्स। इसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कैपिटल बजटिंग को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आज हम कैपिटल बजटिंग वाला जो है ना खत्म कर लें टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग। अभी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले क्या होता है, आपके जो
आप कह सकते हैं अकाउंटिंग मेथड्स। अकाउंटिंग मेथड्स क्या होते हैं कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं कि आपने कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करना है, आपके अकाउंटिंग मेथड्स क्या हैं, कि आपने किन मेथड्स को अडॉप्ट किया है। इन मेथड्स की बेस पे आप अपने बिजनेस की सक्सेस या फेलियर के रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने अकाउंटिंग मेथड्स को चूज करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड जो हैं आपके बिजनेस के लिए, आपने हमेशा वो करने हैं, उनको चूज करना है, और उसके बाद जो है आपने अपने बिजनेस को ना लेके चलना है। उसके बाद आ जाता है आपके कैपिटल का स्ट्रक्चर। आपका कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है कि आपने, लेट्स सपोज कि 100 रुपीज आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपने उसमें से अपने फिक्स कैपिटल उसके लिए, फिक्स एसेट्स के लिए कितना बजट एलोकेट किया है, आपने रनिंग कैपिटल के लिए कितना बजट एलोकेट किया है, इसकी जो रेशो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जो पैसा था आपने लगा दिया, पीछे बैकअप पे आपके पास कोई फंड्स नहीं है, तो आपको अगर अर्जेंट जरूरत पड़ जाती है, आपको लॉस हो जाता है पहले साल, पीछे आपके फंड्स नहीं है बिजनेस को कंटिन्यू करने के, आप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपकी मैनेजमेंट के, इंटरनल मैनेजमेंट के डिसीजंस। ठीक है, इंटरनल डिसीजन जो होते हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी मिडिल मैनेजमेंट, जो मैनेजर्स आपके बिजनेस को लेके चल रहे होते हैं, उनके डिसीजन जो है आपके बिजनेस के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। कोई भी रॉन्ग डिसीजन जो है आपके बिजनेस के फेलियर का रूट कॉज बन सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो आपके बिजनेस को पे इम्पैक्ट करती हैं। अच्छा, उसके बाद वर्किंग कैपिटल, जैसे मैंने पहले बताया था कि वर्किंग कैपिटल बहुत अहम चीज़ है, कि आपके पास बिजनेस के बैकअप के लिए, रनिंग कैपिटल के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट कहते हैं कि ऐसे एसेट जो आप फॉरन हार्ड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि जब आपको ज़रूरत पड़े आप उनको सेल आउट करें, सेल आउट करके फॉरन आप जो है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है फंड्स की, कैश की, उस पर आपको उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब आपकी टैक्सेशन पॉलिसीज हैं। टैक्सेशन पॉलिसीज, आपकी कंट्री की क्या टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। जैसे अभी करंट सिचुएशन में जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, अब जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा इन्हांस हो गई है कि एक डोमेस्टिक यूज़र का बिल जो पहले 10,000 आता था, अब वो 25-30,000 के करीब पहुंच गया है। इसी तरह इंडस्ट्रियल यूजर्स जो हैं, जिनका बिल पहले 30 मिलियन, 3 करोड़ था, अब वही बिल 5 करोड़ यानी 50 मिलियन के करीब पहुंच गया है। ऐसी सिचुएशन में जब कॉस्ट जंप कर जाएगी, तो बिजनेसमैन के, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो, उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी कि अचानक से इतना इन्फ्लेशन जो है वो बिजनेस, उसमें क्या होगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। तो इस सिनेरियो में उनके पास ये ऑप्शन है कि अपनी बिजनेस के, अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करें, सेल्स को मैक्सिमाइज करें, और जिन साइडों से अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं उनको रिड्यूस करें। चलिए, उसके बाद जनाब बोरिंग्स, आप जो उधार लेते हैं, ठीक है, आप जो उधार लेते हैं, आपने किसी बैंक से उधार लिया है, अब उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है कि आपने फर्ज करें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 मिलियन किसी बैंक से लोन ले लिया है, और बैंक ने आपको 5 साल के